गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? सर। यस सर। चलो देखिए, हमने वायुमंडल की परत और वायुमंडल के तत्व की संरचना दोनों देख लिए, समझ में आ गया भाई। लेसन नंबर 8 हमारा पूरा हो गया ना। यस सर। लेसन नंबर 8 हमने पढ़ लिया है। कोई क्वेश्चन है क्या लेसन नंबर 8 से आपका? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई लेसन नंबर 8 यानी वायुमंडल की परतीय संरचना और वायुमंडल की तत्वीय संरचना से कोई प्रश्न है? नो सर। ठीक है, आज हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं, सौर विकिरण। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। ऊष्मा संतुलन व तापमान। देखिए, लेसन को पढ़ने से पहले हम दो तीन बातें जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे एकमात्र सूर्य ताप ही है जो हमें ऊष्मा प्रदान करता है। बात सही है गलत है? सही है बताइए। सर। सही है ना? यानी पृथ्वी पर ऊष्मा प्रदान सही है सर। करने वाला, क्या बेटा, कोई दूसरा स्रोत भी है क्या? बताइए बेटा, कुछ बोल रहे हैं कि कोई दूसरा स्रोत भी है क्या जो पृथ्वी में ऊष्मा प्रदान करता है? पृथ्वी को ऊष्मा देने वाले स्रोतों में केवल किसका नाम आता है? सूर्य ताप का ही नाम आता है। सूर्य ताप क्या आता है? सूर्य ताप। सूर्य ताप, हाँ। देखिए, हमने बात की कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, वायुमंडल में जलवाष्प है और वायुमंडल में धूल के कण है। ये तीनों चीजें वायुमंडल में सूर्य ताप को प्राप्त करने या विकिरित करने दोनों के लिए महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। ताप ग्रहण भी करती है और ताप विकिरित भी करती है। बताओ, ये भी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? समझ में आएगी यस मेरी सर। बात? देखो, धूल के कण हैं अगर नहीं हो या जलवाष्प नहीं हो या गैसें नहीं हो तो क्या होता? तो ये तीनों ही चीजें नहीं होती तो क्या होता कि जो हमारी पृथ्वी पर सूर्य का ताप सीधा आता, कोई रोकने वाला ही नहीं था, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती। समझना, लॉजिकली बात है बेटा, ये लॉजिकली बात है, वही बात मैं कर रहा हूं। पृथ्वी पूरी गर्म हो जाती, आग के गोले के समान। जैसे ही सूर्यास्त होता, ये जितना ताप पृथ्वी ने ग्रहण किया था पूरा का पूरा बाहर, पूरा का पूरा बाहर। रात में क्या होती? ठंडी। क्या जम जाती? बर्फ। क्या जमती? बर्फ। ठीक है, दिन में आग का गोला हो रही है और रात में क्या जम रही है? बर्फ जम रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वायुमंडल का क्या था, क्या होता? अगर अभाव होता, हमारे ग्रहों को उठा के देख लीजिए ना आप। अरे बुध को उठा के देखिए, बुध के बारे में देखिए, शुक्र के बारे में देखिए, वहां पे जो वायुमंडलीय जो पार्थिव वायुमंडल है उसका अभाव है। उसकी स्थिति में वही क्रिया है, दिन बहुत गर्म है, रातें बहुत ठंडी या बर्फीली है। तो कहने का मतलब है, सूर्य ताप जो हमें मिल रहा है, सूर्य की जो विकिरण हमारे तक आ रही है, उनमें संतुलन पैदा कर रहा है। वो संतुलन कौन पैदा कर रहा है? हमारा वायुमंडल कर रहा है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, अपने माइंड में बिठाना।
ये लॉजिकली बात है कि वायुमंडल सूर्य ताप में क्या करता है, संतुलन बिठाता है। तभी तो जलवाष्प को क्या बोला हमने, चादर बोला है। क्या कहा है, चादर कहा है। अब हमारे इस लेसन की जो बिंदु है उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सौर विकिरण। इस पे बात करते हैं सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या है? देखो शब्द तो आपके है सौर विकिरण, आपने तो क्या बता क्या हो गई, क्या बात है, लेकिन इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ है सौर यानी सूर्य विकिरण। सूर्य की जो किरणें जो कहाँ तक आती है, हमारी पृथ्वी तक आती है। सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊष्मा जो हमारी पृथ्वी तक आती है वही क्या कहलाती है, सौर विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, अरे क्या कहलाती है, सौर विकिरण। सौर सौर विकिरण। विकिरण। यानी पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है। और इस सौर विकिरणों के माध्यम से ही पृथ्वी क्या करती है, ऊष्मा ग्रहण करती है। क्या करती है, ऊष्मा ग्रहण करती है। और पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। इस क्रिया को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, सूर्यातप। सौर विकिरणी है कि उसको क्या बोलेंगे, सूर्यातप या इंसोलेशन। इंसोलेशन समझना एक बार दोबारा कि पृथ्वी है वो सूर्य से क्या है बेटा, क्या प्राप्त करती है, ताप प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है बताइए, क्या प्राप्त करती है, ताप। ताप। ताप प्राप्त करती है। ठीक है। और यह ताप हमें किसके माध्यम से मिलेगा, सूर्य की किरणों के माध्यम से मिलेगा। और यह सूर्य की किरणें क्या कहलाती है, सौर विकिरण कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य तप कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सूर्य तप कहते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य तप कहते हैं। अब आपके एक प्रश्न और आता है कि ये सूर्य तप या सौर विकिरणें हैं, इनका तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। तो इनका तरंग दैर्घ्य बेटा होता है लघु, लघु तरंग दैर्घ्य। कैसा तरंग दैर्घ्य है, लघु तरंग दैर्घ्य है। कैसा तरंग दैर्घ्य है, लघु तरंग दैर्घ्य है। बताओ, लघु तरंग दैर्घ्य और दीर्घ तरंग दैर्घ्य क्या होता है। दैर्घ्य का मतलब तरंग की लंबाई की बात आ रही है। दीर्घ तरंग और लघु तरंग में जैसे हमने कल पढ़ा था, ये तरंगे होती है। इन तरंगों में जो शीर्ष है उनकी जो लंबाई है, शीर्ष की लंबाई, ये गर्त है और ये शीर्ष है, इसकी जो लंबाई है उसको हम किसके द्वारा जानते हैं, तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो दीर्घ हो गया, तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है तो क्या हो गया, लघु हो गया। अब लघु तो किसमें होता है और दीर्घ किसमें होता है। जैसे कोई चीज, कोई वस्तु बहुत ज्यादा गर्म है और उसमें तापमान बहुत ज्यादा होने पर उसमें आग की सी लपटें निकल रही है, बहुत ज्यादा गर्म है और उसमें आग की सी लपटें निकल रही है, वह कहलाएगा आपका लघु तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाएगा, लघु तरंग दैर्घ्य। और जो वस्तु है वो ज्यादा गर्म नहीं है, वहां पे जो हमारी ऊष्मा का विकिरण होता है वो किसके रूप में होता है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है। आग है, आग के अंदर हम जो भी, जैसे आग जला रखी है, उसका जो क्षेत्र है वो क्या है, ज्यादा विस्तृत क्षेत्र नहीं होगा, एरिया कम होगा, लेकिन जो है ऊष्मा है वो तेज गति से क्या होगी, बाहर निकलती दिखाई देगी, धधकता हुआ आग का जो रूप दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन एक कोई पोर्ट है उसको हमने गर्म कर रखा है, ठीक है, और वो हमें धधकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उस पोर्ट के पास जो भी क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, हमें एक सफोकेशन गर्म महसूस होगा। तो वो होता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य।
सूर्य के प्रकाश में दीर्घ तरंगदैर्घ्य है, सॉरी लघु तरंगदैर्घ्य है, पृथ्वी के ताप में दीर्घ तरंगदैर्घ्य है, आग में लघु तरंगदैर्घ्य है, और कोई भी बर्तन है उसको हम गर्म करते हैं, उसमें कौन सा तरंगदैर्घ्य आएगा? दीर्घ तरंगदैर्घ्य आएगा। तो ये बात समझ में आ गई क्या कि सूर्य है, सूर्य ताप है, उसका तरंगदैर्घ्य कैसा है? लघु। लघु लघु तरंगदैर्घ्य। लघु तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब हमारे सामने आती है कि सूर्य की किरणें जो है हमारे पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी के भाग को गर्म करती है, ठीक है, और पृथ्वी के भाग से हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। इस चीज में सूर्य की किरणें आती है, परावर्तित हो जाती है, न हमारे पास में ज्यादा ऊष्मा रहती है और न ही ज्यादा हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये कहलाता है बेटा ऊष्मा संतुलन, जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले दो तीन चीजें हैं कि हमारा जो पृथ्वी का भाग है वो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का बहुत कम अंश जो है, भाई सूर्य है वो पृथ्वी को क्या देता है? ऊष्मा प्रदान करता है, और पृथ्वी है सूर्य के बहुत कम अंश को क्या करती है? प्राप्त करती है। अगर सूर्य के बहुत ज्यादा अंश को पृथ्वी प्राप्त करती है तो क्या होगी? पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी का छोर है वो सूर्य से 1.94 कैलोरी 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग कैलोरी ऊष्मा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त करती है। पृथ्वी का भाग है वो किससे भाई? सूर्य से पृथ्वी का भाग 1.94 कैलोरी जो ऊष्मा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त करता है। कहने का मतलब 1 मिनट में सूर्य से पृथ्वी, ये हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया आ गया, यह भाग 1 मिनट में सूर्य से 1.94 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति करता है। इसको हम राउंड फिगर में 2 कैलोरी भी कह देते हैं। याद करना कि पृथ्वी है उसका 1 वर्ग सेंटीमीटर भाग 1 मिनट में 1.94 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति करता है। इस क्रिया को या इस ऊष्मा की प्राप्ति को हम कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट बोलते हैं या सौर स्थिरांक कहते हैं। तो बताइए सौर स्थिरांक किसे कहेंगे? नहीं समझ में आया होगा। देखिए, सूर्य से पृथ्वी का भाग है वो किसकी प्राप्ति करता है? ऊष्मा की प्राप्ति करता है। और ऊष्मा की प्राप्ति का हमने एक मापदंड माना है कि सूर्य से पृथ्वी का जो भाग है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये सूर्य से प्रति सेकंड ऊष्मा की प्राप्ति करती है। तो हमने सूर्य से आने वाली ऊष्मा को एक मात्रक के रूप में बदल दिया कि हम कितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो हमने मात्रक के रूप में जाना, तो हमारी पृथ्वी का 1 वर्ग सेंटीमीटर भाग, ठीक है, कितनी ऊष्मा प्राप्त कर रहा है? 1.9 कैलोरी। कितनी मिनट में प्राप्त कर रहा है? 1 मिनट में। पृथ्वी का ये भाग 1 मिनट में 1.9 कैलोरी ऊष्मा है वो सूर्य से प्राप्त कर रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सौर स्थिरांक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। बताओ समझ में आएगी मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर।
समझ में आएगी बात ये कि सूर्य से पृथ्वी औसत रूप से जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसे हम क्या बोलते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। और इसके मात्रक की बात करें तो 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। क्लियर। इसके बाद अगली ही बात कह रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वह ऊष्मा की जो प्राप्ति करती है, यह ऊष्मा की प्राप्ति पूरे वर्ष भर एक जैसी नहीं है। पूरे वर्ष भर ऊष्मा की प्राप्ति पृथ्वी को एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए काफी ज्यादा आपके जो भिन्नता वाले बिंदु है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले भाई सूर्य ताप है, उसमें भिन्नता का क्या कारण है? आपको मैंने दो चीज समझाई है, सौर विकिरण क्या है तो समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छी तरह आएंगे, आ गया। यानी ज्यादा उलझना नहीं है। सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा या जो किरणें हैं जो हमें क्या देती है, ऊष्मा, यानी पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करती है। सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है, सौर विकिरण कहलाती है। स्थिरांक आपको पता लग गया, औसत रूप से पृथ्वी जितनी ऊष्मा की प्राप्ति करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद कि जो सूर्य की जो विकिरणें हैं, प्रश्न आप लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूं। लिखिए, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। भिन्नता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। भिन्नता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इन कारणों में पहला है पृथ्वी का घूर्णन व अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी का घूर्णन और अपने अक्ष पर झुकाव। देखिए, समझना है हर चीज को, नहीं समझ में आए तो आप बुद्ध की तरह, मतलब कहने का मतलब आप बैठे नहीं रहे, जो भी प्रश्न है हैंड राइज करके पूछे, जिससे क्या है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, हम बात कर रहे हैं कि सूर्य हमें देता है ऊष्मा। सूर्य क्या देता है हमें, ऊष्मा। अब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है साहब। अब घूर्णन करने के साथ साथ पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे झुकी हुई भी है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है, 23 डिग्री। 23.5 डिग्री। बात क्लियर है? अब मेरी बात समझिए, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो क्या होता, आप नेगेटिव बिंदु को देखोगे तो पॉजिटिव समझ में आ जाएगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन नहीं करती तो क्या होता, दिन रात नहीं बनते। दिन रात आपके नहीं बनते। एक पार्ट ऐसा है, पृथ्वी के सामने जो गोलार्ध है वो गोलार्ध, सॉरी सूर्य के सामने जो गोलार्ध है वह गोलार्ध क्या रहता, हमेशा गर्म रहता। और जो अपोजिट साइड में गोलार्ध है वो गोलार्ध क्या होता, हमेशा ठंडा रहता। दूसरी बात, अक्ष पे झुकाव भी नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, किसी प्रकार का टेम्परेचर जोन भी नहीं बढ़ता, किसी प्रकार का तापमान कटिबंध भी नहीं बनता, ताप कटिबंध इसमें नहीं बनता। तो सूर्य ताप की भिन्नता का कारण यहाँ लिख देता हूं मैं, सूर्य तप की भिन्नता का कारण। ठीक है, अभी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है और झुकी हुई है, उसके कारण पहली बात समझ में आ गया होगा, क्या बन रहे बेटा, दिन रात बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं।
और किसका निर्माण हो रहा है? ताप कटिबंधों का निर्माण हो रहा है। ताप कटिबंध का मतलब है कि भूमध्य रेखा के पास, अभी पढ़ेंगे नति कोण, तो भूमध्य रेखा के पास है वो सर्वाधिक ताप है, ऊपर जाओगे तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। तो बताओ सूर्य तप की भिन्नता, सूर्य तप में भिन्नता आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं ताप आई? कटिबंध वाला समझ में नहीं आया। क्या? ताप कटिबंध वाला समझ में नहीं आया। देखो ताप कटिबंध बनते हैं, ये भी मैं आपको जब नेक्स्ट इसका जो बिंदु है उसमें समझाऊंगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का झुकाव है यू 23.5 है, और ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा बनी हुई है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 66.5 डिग्री और आपके 90 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां सूर्य की किरणें गिरती हैं सीधी, यहां सूर्य की किरणें क्या हो जाएगी बेटा? तिरछी हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी? तिरछी। तो जहां पे सीधी किरणें गिरेगी, मान लो ये भाग है, इसमें सीधी किरणें गिरेगी तो यहाँ पे ताप ज्यादा मिलेगा, और जहां पे तिरछी गिरेगी वहां पे क्या होगा? ज्यादा भाग को तो घेरेंगे और ताप क्या होगा? कम मिलेगा। ताप क्या होगा? कम मिलेगा। तो जहां ज्यादा ताप मिलेगा वह भाग कौन सा कटिबंध होगा बेटा? उष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण। जहां कम मिला अपेक्षाकृत वो कौन सा हुआ? शीतोष्ण पड़ा हुआ आपका। और जहां बिल्कुल कम मिला वो कौन सा हुआ? शीत कटिबंध। तो हमारे यहाँ पृथ्वी पर 3 कटिबंध डिवाइड है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर जोन बोलते हैं, ताप कटिबंध बोलते हैं। एक तो उष्ण कटिबंध है, एक शीतोष्ण कटिबंध है और एक शीत कटिबंध है। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? ताप कटिबंधों का निर्माण होता है। किसके कारण? आपकी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी के अपने अक्ष में झुकाव के कारण। समझ में आई मेरी बात बेटा? यस सर। ठीक है, अब पृथ्वी का घूर्णन तो आपको पता ही है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी घूमती है। कितने घंटे में? 23 घंटे 56 मिनट 44 सेकंड या 48 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये दिवस आपका नक्षत्र दिवस है। कैसा भाई? आगे भी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इसे? नक्षत्र दिवस। एक होता है आपके सूर्य दिवस या सौर दिवस। नक्षत्र दिवस क्या होता है कि हम किसी एक तारे को इंगित करते हैं और पृथ्वी का भाग है वो घूर्णन करता हुआ आता है, और एक देशांतर पहले वो तारा हमें दिख जाता है, तो हम वहां पर एक दिन की पूरी एक दिन का जो समय है उसको काउंट कर देते हैं, और यह आपका एक देशांतर पहले ही हो जाता है। इस कारण से 23 घंटे और 56 मिनट लगते हैं एक नक्षत्र दिवस में। ठीक है, लेकिन आपका जो सोलर डेज है इसमें क्या होता है कि एक किसी देशांतर को इंगित किया जाता है, और एक सूर्य की जो चारों तरफ पृथ्वी का घूर्णन है वो एक देशांतर से स्टार्ट होगा और लास्ट में उसी देशांतर पर क्या होगा? पूर्ण होगा। इस कारण से यह है आपका कौन सा होता है? सोलर दिवस है या सोलर डेज है। इसकी बात करें तो इसमें 24 घंटे का समय होता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। क्यों? क्योंकि आपके 360 डिग्री का कोण जो एक वर्त में बनता है, पृथ्वी पर भी 360 का ही बन रहा है। कितने का? 360 का। अब पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाएगी 360। ठीक है, पूरे अक्षांशों पे 24 घंटे में चक्कर लगा देगी। ठीक है, एक घंटे में आपके, एक घंटे में देखो 15 डिग्री को पार करती है। एक घंटे में कितने डिग्री को? 15 डिग्री को पार करती है। 15 डिग्री को एक घंटे में पार करती है, यानी एक घंटे में आपके 15 डिग्री अक्षांश को ये पार, देशांतर को ये पार कर देगी। तो फिर 24 घंटे में
ये 360 देशांतर को पार कर देगी। तो वो देशांतर के आधार पर देखा जाए तो ये क्या आएगा, सूर्य दिवस, और नक्षत्र के आधार पर देखा जाए तो क्या आएगा आपका नक्षत्र दिवस। दूसरी बात हम करते हैं, इससे रिलेटेड दूसरा बिंदु है, ये तो समझ में आएगी भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को? यस देखो, सर। फिर आपके हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना तो आ गया, दूसरा है सूर्य की किरणों का नति कोण। सूर्य की किरणों का नति कोण, नति कोण मैंने आपको अभी समझाया है। देखिए, सूर्य यहां पर है और सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक आती है। देखना, पृथ्वी के झुकाव के कारण ये किरणें हमारे पृथ्वी के भाग पे गिर रही है। यहां से किरणें आ रही है लेकिन झुकाव है, तो झुकाव के कारण ये जो भाग पे गिर रही है, यहाँ जो हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल देखिए, यहाँ जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। इधर देखिए तो ये एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लास्ट में 90 डिग्री तक जाओगे, चाहे आप नॉर्थ में जाइए चाहे साउथ में जाइए, तो यहाँ जाने पर ये कोण है सूर्य की किरणों का, ये क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। ध्रुवों की ओर जाओगे तो कोण क्या होगा, कम होगा, और भूमध्य रेखा के पास में है कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे कोण, समझना बेटा, जहां पे कोण ज्यादा बन रहा है इसका मतलब सूर्य की किरणें क्या आ रही है बेटा, सीधी आ रही है, और जहां पे कोण कम बन रहा है वहां किरणें क्या हो रही है, तिरछी जा रही है। ठीक है, जहां किरणें सीधी आ रही है इसका मतलब तापमान वहां क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां किरणें तिरछी आ रही है वहां टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बताइए, जहां किरणें सीधी आ रही है टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां किरणें तिरछी आ रही है वहां टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो सूर्य की किरणों का नति कोण है वह ऊष्मा जो प्रदान करता है उसमें क्या लाएगा, भिन्नता लाएगा, और ये भिन्नता भी आपके पृथ्वी के झुकाव के कारण ही संभव हुई है। तो यहाँ पर सर्वाधिक ताप, और ऊपर जाएंगे तो कम ताप मिलेगा, जिससे किसका निर्माण होगा, ताप कटिबंधों का निर्माण होगा। किसका, ताप कटिबंधों का निर्माण होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आई क्या? यस सर। सूर्य की किरणों का जो नति कोण है ये भिन्न होता है, भूमध्य रेखा पर ये सर्वाधिक होता है और ध्रुवों की ओर क्या होता है, ये कम होता है। भूमध्य रेखा पर यह लगभग आपके 90 डिग्री तक होता है, और ध्रुवों पे जाते जाते यह है आपके 20 से 23 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके कारण आपके तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरा बिंदु है आपके वायुमंडल की पारदर्शिता। देखिए, तीसरा बिंदु है वायुमंडल की पारदर्शिता। देखो, ये चीज क्या है, ये उन क्षेत्रों में है जहां पे हमारे वायुमंडलीय तत्व है, उनकी कई जगह क्षेत्र है जहां पे सघनता पाई जाती है। कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वायुमंडल जो है उसकी जो तत्व है उनकी सघनता नहीं पाई जाती, और वहां पे विरलता पाई जाती है। जहां सघनता पाई जाती है वो ज्यादा मात्रा में सूर्य ताप का अवशोषण करेगा, और जहां सघनता नहीं पाई जाती है वो सूर्य ताप आएगा भी और सूर्य ताप चला भी जाएगा। मैंने बताया था अभी आपको कि जहां हमारी पृथ्वी पर वायुमंडलीय तत्व नहीं होते तो क्या होता, पृथ्वी पे दिन बहुत गर्म होते और रातें बहुत ठंडी होती। वही स्थिति उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पे हमारे वायुमंडलीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है, वहां तो
वायुमंडल है उसमें तापमान क्या होगा, अब जो रहेगा, न तो ज्यादा ठंडा होगा नहीं ज्यादा गर्म। लेकिन तत्वों का अभाव हो गया, वहां पे तापमान क्या होगा, बदला हुआ दिखेगा। दिन में बहुत गर्म होगा, रातें बहुत ठंडी होगी। ठीक है, इसमें आपके जो सौरमंडल के अंदर ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है कि सौरमंडल के निचले स्तर पे जलवाष्प भी होता है, धूल के कण भी होते हैं और गैसेज भी होते हैं। लेकिन सौरमंडल से थोड़ा ऊंचाई पर चले, सौरमंडल में ही थोड़ा ऊंचाई पर चले तो वहां इन तत्वों की कमी आती है। और हमारे पर्वतीय भागों को देखिए, वहां पे आपको दिन में अधिक ताप महसूस होगा लेकिन रात्रि में ठंड महसूस होगी। और पहाड़ है वो लगभग किससे गिरे हुए हैं, बर्फ से गिरे हुए होंगे। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? वायुमंडल की पारदर्शिता क्या करती है, तापमान की भिन्नता लाती है, सूर्य ताप की भिन्नता लाती है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो तत्व है वो सूर्य ताप का अवशोषण भी करते हैं, उनको विकृत भी करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो आपके धूल के कण होते हैं वो सूर्य ताप की जो आने वाली किरणें हैं उनको क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। और जिससे हमने पढ़ा कि आसमान का रंग है वो नीला दिखाई देता है दिन में, और सुबह और शाम आपके सूर्य का रंग है हमें लाल दिखाई देता है। वो प्रकीर्णन के कारण हुआ है और हमारे वायुमंडलीय तत्वों के कारण हुआ है। वर्तमान स्थिति हम देखें तो जो CO2 गैस है उसका आयतन लगातार बढ़ रहा है। CO2 गैस का आयतन लगातार बढ़ रहा है। CO2 वातावरण में सूर्य ताप को आने वाली अपारदर्शी गैस है और पार्थिव तापमान को रोकने वाली या पार्थिव ताप को रोकने वाली गैस है। उसके कारण तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जहां पे CO2 की अधिकता है वहां तापमान आपको क्या है, ज्यादा मिलेगा, और जहां कमी है वहां तापमान आपको अपेक्षाकृत कम मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग इस प्रकार से वायुमंडल की जो पारदर्शिता है वह तापमान की भिन्नता में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, इसके बाद एक आता है बेटा आपके स्थल विन्यास। स्थल विन्यास, स्थल विन्यास का मतलब है कि हमारा जो क्षेत्र है वो किधर है, कौन सी साइड में है, मैदान है, पठार है या पर्वतीय क्षेत्र है। पहली बात, ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान कम होगा, वायुमंडलीय तत्वों की कमी है। और नीचे वाले क्षेत्र है वहां तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा क्योंकि वायुमंडलीय तत्वों की क्या है, अधिकता पाई जाती है। अब दूसरी बात, स्थल विन्यास, जैसे कोई पर्वत बना हुआ है ऐसा, और ये पर्वत है सूर्य के सम्मुख है, और इसमें जो पीछे वाला भाग है ये सूर्य के विमुख है, तो सूर्य के सम्मुख वाले ढाल में तापमान अधिक होता है और विमुख वाले ढाल में क्या है, तापमान कम होता है। सूर्य के सम्मुख वाले ढाल में तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और सूर्य के विमुख वाले ढाल पे क्या होगा, तापमान कम होगा। तो ये भी स्थल विन्यास भी क्या करता है, सूर्य ताप की भिन्नता का कारण बनता है। स्थल विन्यास का मतलब हमारे स्थल प्रतिरूप है वो कैसे कैसे बने हुए हैं और उनके आधार पर ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आएगा स्थल विन्यास? यस सर। यानी अब आप इसको यूं समझ लो, हमने जस्ट पहले समझा कि हमारे जो कटिबंधीय विस्तार है यानी ताप कटिबंध है, उन ताप कटिबंधों के आधार पर देख लो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, 0 डिग्री के आसपास तापमान मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको ऊपरी भाग में, उसके बाद में आपको उत्तरी भाग में। तो जो क्षेत्र आपके भूमध्य रेखा के आसपास है वहां पे सर्वाधिक ताप मिलेगा और सर्वाधिक ताप वाले क्षेत्र होंगे। जो क्षेत्र शीतोष्ण है वहां कम ताप, और जो क्षेत्र आपके उत्तरी भाग में है वहां और भी कम ताप मिलेगा। अब यहाँ दूसरी बात हम कर रहे हैं यहाँ की इनकी स्थिति, कि इनकी स्थिति कैसी है। वो पर्वतीय क्षेत्र है तो उसका ढाल कैसा है, कौन सी साइड में है, पर्वत क्षेत्र का सूर्य विमुख ढाल है या सूर्य सम्मुख ढाल है।
ठीक है, तो जहां जैसा ढाल है, जिस क्षेत्र में ढाल है, उस प्रकार से सूर्यताप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। एक चीज आती है आपके अपसौर उपसौर। अपसौर और उपसौर है, वो हमारा टाइम अपने पास में है कम। अपसौर उपसौर है वो परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। परिक्रमण के कारण ऐसी स्थिति आती है अपसौर की और उपसौर की। जब सूर्य, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल से कल समझाऊंगा। जब सूर्य है, एक स्थिति परिक्रमण के दौरान आती है कि सूर्य हमारे बहुत नजदीक होता है। एक स्थिति परिक्रमण के दौरान आती है जब सूर्य हमारे से बहुत दूर होता है। नजदीक होता है तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। जब ये दूर होता है तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। ठीक है, उपसौर की स्थिति में तापमान अपेक्षाकृत, भाई पास में आ गया, आग आपके पास में, तो तापमान ज्यादा मिलेगा। और अपसौर की स्थिति में तापमान हमें कम मिलता है, 7% का होता है, 7%। पास में आए तो 7% ज्यादा, और दूर जाए तो 7% कम ताप मिलता है। इसको डिटेल से करेंगे हम कल, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।